press the bell icon on YouTube app and never miss another update. तो इससे पहले वाली वीडियो में जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब अपन थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अपवहन वेग। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, किसका होता है, किस लिए होता है, या हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने को बेसिक समझना पड़ेगा कि जैसे ये कोई कंडक्टर यानी कि चालक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, करंट का फ्लो करना है, यानी कि धारा का प्रवाह कराना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको या तो किसी बैटरी से जोड़ेंगे या घर में जो आपका प्लग है उससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो वायर में क्या होगा, करंट चलने लगेगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब वायर की बात की जाए तो वायर, क्योंकि कंडक्टर है तो ज़्यादातर कंडक्टर कैसे होते हैं, धात्विक होते हैं, यानी कि मेटेलिक होते हैं। और मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से होता है। तो एक्चुअली में जब हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं या हमारे घर के प्लग में लगाते हैं, तो होता क्या है कि इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होने लगता है, ठीक है। अब जब विद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित होगा तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है या धनावेश है उन पर कोई ना कोई बल लगेगा। जैसा हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी आवेश अगर Q है और उस पर E विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाता है, E इंटू Q, ठीक है। आवेश का मान गुणा विद्युत क्षेत्र बराबर आरोपित बल। ऐसे ही इस धात्विक चालक या मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन या जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उन सब पे हम जब ई विद्युत क्षेत्र, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो सब पे फोर्स लगेगा कितना, QE। अब जैसे अगर ये वाली सतह प्लस है और ये वाली सतह कैसी है, माइनस है, तो होगा क्या कि जितने भी ये जो प्लस माइनस हम बता रहे हैं ये क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात है कहाँ जाएगा, प्लस वाले की तरफ, क्योंकि इसको ये आकर्षित करेगा और इस पर FE हम लगा देते हैं बल, जिसका मान कितना होगा, आवेश यानी कि E गुणा विद्युत क्षेत्र यानी कि E। या कोई धनावेश है प्लस Q, तो वो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस पे भी समान बल लगेगा FE, ठीक है। अगर दोनों के आवेश का परिमाण समान है तो दिशा की बात करते हैं तो ये तो जाएगा माइनस वाले की तरफ और ये जाएगा प्लस वाले की तरफ। हम सबको पता है कि जो धारा चलती है वो प्लस से कहाँ चलती है, माइनस। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहे हैं, धारा के विपरीत, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र भी कहाँ चलता है, प्लस से माइनस। तो विद्युत क्षेत्र के भी क्या चलेंगे, ये विपरीत चलेंगे, जबकि धारा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र के क्या चलेगी, समान चलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस टू माइनस जाता है और जो करंट होता है वो भी कहाँ जाता है, प्लस टू माइनस। तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा करंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, ठीक है। तो अब इन पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तो इनको वेलोसिटी तो मिलनी है, सीधी सी बात है। आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाओगे, उसको धक्का दोगे तो वो चलने लगेगी, चलने लगेगी मतलब उसका वेग बढ़ने लगेगा या उसको कोई ना कोई वेग मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल में या किसी भी एलिमेंट में, तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अंदर कैसे गति करते हैं, ब्राउनियन गति करते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं जिगजैग मोशन। जिगजैग गति मतलब आड़े तीर से जा रहे हैं, जहाँ मर्जी पड़ रही है वहाँ जा रहे हैं। तो अब ये जाएंगे तो जाने के लिए गति करनी पड़ेगी ना, मोशन होगा, मोशन यानी कि कोई ना कोई इनका वेग होगा, वेलोसिटी रही होगी। तो किसी इंस्टेंट टाइम पर जब किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी होता है उसी को क्या बोलते हैं, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवहन वेग बोलते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि किसी भी धारावाहिक चालक में किसी क्षण पर किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वही उसका क्या कहलाता है, अपवहन वेग। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन अकेला है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब ये चलेगा, अब इसकी कोई डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं, ये आड़ा तिरछा कहीं भी जा रहा है, तो जो दूसरा होगा उसकी भी डायरेक्शन ऑब्वियसली सीधी सी बात है फिक्स नहीं होगी, वो भी आड़ा तिरछा कहीं भी जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये टकराए, क्योंकि भाई हमें पता है कि हर एक
मेटल में या हर एक एलिमेंट में, किसी भी तत्व में या किसी भी धातु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और अब वो सारे चल रहे हैं और अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, टक्कर तो होगी। जैसे एक सड़क है मान लो, ठीक है। अब इस सड़क के ऊपर एक तो हमारे क्या सिस्टम है कि इस तरफ तो जाने वाली गाड़ियाँ, इस तरफ आने वाली गाड़ियाँ। अभी टक्कर होने की संभावना कम है, ठीक है। चाहे कितनी भी गाड़ियाँ हो जाएं, टक्कर की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर यहाँ पर हम गाड़ियाँ बढ़ा दें तो टक्कर की थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है कि भाई कोई गाड़ी पीछे से आगे ठोक जाएगी इनको, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में और क्या कर देता हूँ कि ये फिक्स नहीं है कि भाई इस तरफ जाने वाली आएंगी और इस तरफ आने वाली, ये कैसे भी चल सकती हैं, गाड़ियों की मर्जी होगी वैसे वो चलेंगी, ठीक है। जैसे कई लोग पी लेते हैं तो उसके बाद गाड़ी चलाते तो लहरा के चलाते हैं, या कई नए बच्चे होते हैं जो गाड़ी सीखते हैं, नए नए पायलट बनते हैं जिन्हें पायलट कहते हैं, तो वो भी सांप बना देते हैं गाड़ी का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई आपने सांप बना दिया, ठीक है, सामने वाला आप सवा शेर है, उसने भी सांप बना दिया, तो कहीं ना कहीं तो दोनों सांप क्या होंगे, टकराएंगे, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये जो मेटलिक कंडक्टर है, धात्विक चालक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में कहीं ना कहीं तो टकराएंगे, ठीक है। तो इनका क्या होगा, टक्कर होगी, कोलिजन होगा। अब कोलिजन होता है तो होता क्या है कि हमने जो करंट है उसकी वैल्यू फिक्स कर रखी है, तो इसकी वजह से ये जो कोलिजन है ये फिक्स हो जाता है, ठीक है, कि भाई इतने टाइम के बाद होगा, एक फिक्स टाइम के बाद होगा। तो जैसे दो टक्कर हम ले लें, क्रमागत दो टक्कर, टू कंटिन्यूअस कोलिजन्स। अगर हम इनकी बात करें, दो क्रमागत टक्कर या टू कंटिन्यूअस कोलिजन का मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, पहले ये जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर उसके बाद ये जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो ये दो टक्कर हो गई, ठीक है। तो पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं, विश्रांति काल, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये जो विश्रांति काल है, मतलब पहली टक्कर हुई और दूसरी टक्कर हुई, दोनों टक्करों के बीच में जो टाइम लगा इसको क्या बोल रहे हैं, विश्रांति काल, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड या रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब इस टाइम में ये रिलैक्स कर रहा है एक तरीके से, पहले ये टकराया फिर अब ये दूसरे से टकराएगा, तो दोनों टक्करों के बीच में ये अभी किसी से नहीं टकरा रहा है, इस टाइम को क्या बोलोगे आप, विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। अब 11th में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण। यहाँ उसका कोई काम नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जो बल आघूर्ण या टॉर्क पढ़ा है उसका सिंबल हमने पढ़ा है टो, ठीक है। वही टो सिंबल हम यहाँ पे काम में लेंगे विश्रांति काल या रिलैक्सेशन के लिए, तो ये मैं लिख देता हूँ टो, ठीक है। ये किसको डिनोट करेगा, विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम को। तो रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल क्या हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल। द टाइम पीरियड बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम विच इज़ डिनोटेड बाय टो, ठीक है। इसको हिंदी में भी टो ही पढ़ोगे आप और इंग्लिश में भी टो ही पढ़ोगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई जैसे ये दो टक्कर हुई, टू कोलिजन्स हुए कंटिन्यूस, तो इस टक्कर और इस टक्कर के बीच में, पहली और दूसरी टक्कर के बीच में इसने कोई ना कोई दूरी तय की, ठीक है। इसको बोलते हैं मुक्त पथ यानी कि फ्री पाथ। अब फ्री पाथ या मुक्त पथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में ना तो ये किसी से टकरा रहा है और ना इसकी कोई डायरेक्शन है, ये अपनी मर्जी से जाया जा रहा है, जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक ये जाया जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त पथ यानी कि फ्री पाथ बोलते हैं। अब ठीक है, हमने पढ़ा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बहुत बार टकराएगा, कई बार टकराएगा तो कई उसके मुक्त पथ होंगे। तो इन सब का जब आप मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे या औसत निकालोगे, तो इस एवरेज को कहते हैं माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था डेप्थ वेलोसिटी यानी कि अब वन वेग से, फिर हमने पढ़ा विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, और उसके बाद हमने पढ़ लिया मुक्त पाथ यानी कि फ्री पाथ। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक एक नंबर में कई बार पूछ ली जाती है बोर्ड के अंदर, ठीक है।
तो क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी धारावाही चालक के अंदर, वो जिस गति से या जिस वेग से चल रहे हैं उसे तो क्या कहते हैं, अपवन वेग, या कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा अपवाह वेग। ठीक है, द वेलोसिटी ऑन ए इंस्टेंट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो मोशन कर रहे हैं वो जिगजैग या रैंडम मोशन कर रहे हैं या ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, यानी कि अनियमित गति कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो इनके बीच में क्या होगी, टक्कर होगी। टक्कर यानी कि कोलिजन होगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन टकराता है और उसके बाद किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यानी कि दो क्रमागत टक्कर, टू कंटिन्यूस कोलिजन, इनके बीच में कोई ना कोई टाइम का गैप रहेगा। ऐसा तो नहीं टकराया तुरंत टकरा गया। हालांकि जो गैप होता है बहुत माइक्रो सेकेंड्स का होता है, नैनो सेकेंड्स का होता है, बहुत कम होता है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। अब हमने बात किया कि भाई ये एक से टकरा रहा है फिर दूसरे से टकरा रहा है, दो कोलिजन्स हो रहे हैं, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो टाइम लगेगा तो सीधी सी बात है, वेग तो है, वेलोसिटी है उसके पास, तो वो चलेगा तो सही, ऐसा तो है नहीं यहाँ पड़ा रहेगा, मोशन तो उसको हमेशा करना है। तो इस गैप टाइम में यानी कि विश्रांति काल में, रिलैक्सेशन टाइम में, ये जो मोशन डिस्टेंस कवर करेगा या जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत बार टकरा रहा है, कई बार टकरा रहा है, और जब एक ही चीज़ कई बार होती है तो हम उसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं या औसत निकालते हैं, और इस औसत को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। अब आगे देखते हैं। तो देखो हमने सीख लिया कि अपवन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है या इसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है या इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये हमने एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा समझना आप इसको, थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकली है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये कंडक्टर है, ये एक चालक है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी मर्जी से चल रहे हैं। ठीक है, मान लो ये चलता है इस तरफ, ये चलता है इस तरफ, ये चलता है इस तरफ, ये जाता है इस तरफ और ये चला जाता है इस तरफ। तो अब जब ये पहले चल रहे हैं, मतलब अभी कोई किसी से टकराया नहीं है, ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में इनका वेग कितना है, u1, u2, u3 और अप टू un। मतलब हम कुल कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितनी है, n। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक वेग की यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की। वेग, इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम ले रहे हैं u1, u2, u3 और n है, इसलिए हम लिख लेते हैं un। ठीक है, सारे हम लिखेंगे नहीं, n मतलब कुछ कितने भी हो सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है या जितने आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा कि चलेंगे तो ये टकराएंगे। ठीक है, अब टकराने के पहले इनको थोड़ा टाइम चलना पड़ेगा, तो उस टाइम को क्या कहते हैं, तो हम बात करते हैं विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। हम मान लेते हैं जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का है τ1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का है τ2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का है τ3 और ऐसे ही हो जाएगा τn तक। अब देखो जब भी कोई टक्कर होती है तो कोई ना कोई बल का अनुभव करेंगे, और बल लगेगा तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जब भी फोर्स लगता है तो क्या डेवलप होता है, एक्सीलरेशन, जिसे हम डिनोट कर लेते हैं ऐसे। हम मानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जब ये टकराएंगे तो इन पे एक सेम एक्सीलरेशन लगेगा ए। क्यों सेम लग रहा है, क्योंकि हमने जो करंट फ्लो किया है, जो धारा प्रवाह किया है, वो पूरे के पूरे वायर में एक समान है, एक जैसा है। और जब धारा एक समान है तो लगने वाला विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, सेम। और इलेक्ट्रिक फील्ड सी में तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और फोर्स सेम तो एक्सीलरेशन भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी ये टकराएंगे तो इन पे कोई ना कोई एक्सीलरेशन अप्लाई होगा। एक्सीलरेशन अप्लाई होगा तो जैसे मान लो ए एक्सीलरेशन अप्लाई हुआ और कितने टाइम तक ये चलेगा, अगली टक्कर से पहले ए इंटू टो, तो इतनी वेलोसिटी इसमें और जुड़ जाएगी, जो कि हमने 11th में पढ़ा था न्यूटन की गति के समीकरणों में। तो पहला जो समीकरण था उसी की बात कर रहे हैं।
टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। तो इसको हम कितना लेके चलेंगे, लेके क्या चलना है, हमें फॉर्मूलेशन निकालना है और फॉर्मूला क्या है, v इज इक्व टू यू प्लस ए टी। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, गति के प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जैसे जो पहला है उसकी कितनी हो जाएगी u1 प्लस ए टो वन, ऐसे ही दूसरे की हो जाएगी u2 प्लस ए टो टू, तीसरे की हो जाएगी u3 प्लस ए टो थ्री प्लस अप टू un प्लस ए टो एन। ठीक है, और हमने सीखा है कि जब एक ही चीज़ बार बार होती है तो हम उसका क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो औसत अंतिम वेग, और ये जो एवरेज फाइनल वेलोसिटी, ये जो फाइनल वेलोसिटी हम एवरेज निकाल रहे हैं, यही क्या है एक्चुअली हमारा अपवहन वेग है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। अपवहन या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का फाइनल मोशन है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है, धारा की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का वेग है परिणामी, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये जो औसत आएगा यही तो फाइनल आएगा हमारे पास, क्योंकि ये तो वैल्यूज चेंज हो रही हैं टाइम टाइम पे। तो हम जो एक्चुअल वैल्यू लेके चलेंगे वो इनका एवरेज ही लेके चलेंगे, क्योंकि जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम रियल वैल्यू किसको लेके चलते हैं, औसत को लेके चलते हैं, एवरेज को लेके चलते हैं। तो एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंतिम वेलोसिटी हैं, जो अंतिम वेग है, इन सब का योग कर दो आप। ठीक है, और योग करने के बाद राशियों का योग बेटा राशियों की संख्या, तो ये हो गई राशियाँ। ठीक है, ये एडिशन ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, तो ये हो गई आपके पास राशियाँ यानी कि क्वांटिटीज़, और ये हो गया नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो इन सबको जोड़ देते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी से। तो वी कितना आ जाएगा, u1 प्लस ए टो वन प्लस u2 प्लस ए टो टू प्लस अप टू, मैं डायरेक्ट n वाला टर्म लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। आप चाहें तो 3 वाला भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आपके नंबर कोई नहीं घटेगा। ठीक है, कई बार 2 नंबर में ये डेरिवेशन पूछी जाती है और 1 नंबर में जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो पूछ लिया जाता है अपॉन n। अब इसको अपने को आगे सोल्व करना है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखो अब आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल स्टेप है, ये अपन ने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। वी डी इज इक्वल टू u1 प्लस ए टो वन प्लस u2 प्लस ए टो टू प्लस अप टू un प्लस ए टो एन अपॉन n। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो u क्वांटिटी यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, इनको अलग कर लें, और जो एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी ऐड हुई है उसको अलग कर लें, और n दोनों के साथ चला जाएगा। तो देखो अपने पास वी डी इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस अप टू un अपॉन n प्लस ए टो वन प्लस ए टो टू प्लस अप टू ए टो एन अपॉन n। अगर आप चाहो तो चेक करने के लिए वापस एलसीएम ले सकते हो, आप यहीं आ जाओगे। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग का औसत यानी कि एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन की वजह से आया हुआ वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू यानी कि औसत वैल्यू। तो देखो ये जो वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, ये कब थी, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ये मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि प्रारंभिक वेग या जिसे हम बोलते हैं ऊष्मीय वेग, और इसका औसत यानी कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी या
थर्मल वेलोसिटी ये हमेशा होती है हमारे पास 0। कितनी होती है? 0। यानी कि ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्यों होती है? क्योंकि अभी आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसी भी गति करे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर हम ले लें और उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएं या उसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे ये कील है, इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमें कोई झटका नहीं देगी। झटका कब देगी? जब इसमें करंट होगा। अगर इनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मोशन हो रहा होता, तो इसमें करंट अपने आप आता, ठीक है। तो करंट नहीं आ रहा है, इसलिए प्रारंभिक कितना होगा? 0 होगा। तो इसलिए या सो हम लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN अपॉन A बराबर 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब बचता है ये सेकंड टर्म। तो इसमें देखो आप A कॉमन ले सकते हो, तो अपने पास क्या बनेगा? A कॉमन लेने पे τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू, यहाँ n था, ठीक है, प्लस अप टू τn होल अपॉन में n। ये क्या है? ये है औसत विश्रांति काल। विश्रांति काल यानी कि एवरेज, या हम मीन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मीन रिलैक्सेशन वेलोसिटी, एवरेज या मीन रिलैक्सेशन वेलोसिटी, औसत विश्रांति काल। अब ये जो टर्म है, ठीक है, τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn अपॉन n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना है? सिर्फ τ है, ठीक है। तो अब ये जो दो वैल्यूज़ हमें मिली है, इनको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो देखो रिप्लेस कैसे करना है। तो देखो अपने पास अब वन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? जैसे ये जो टर्म थी इसकी जगह तो मैंने लिख दिया 0, और यहाँ पर A कॉमन लिया था, तो बचा कौन था? τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn अपॉन n, जो कि कितना लेना है? τ लेना है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया Vd इज इक्वस टू A τ, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये वाला A इंटू τ। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? औसत विश्रांति काल और इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला त्वरण। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए? मीन रिलैक्सेशन टाइम और टाइम है ये, मीन रिलैक्सेशन टाइम और एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपने सबने 11th में पढ़ा है, ठीक है, 11th वाला यहाँ पे थोड़ा काम आने वाला है कि जो एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है? फोर्स अपॉन मास। अब यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसलिए Fe से दिखा देंगे, और मास भी इलेक्ट्रॉन का काम में ले रहे हैं, तो हम क्या दिखा देंगे? इलेक्ट्रॉन का मास दिखा देंगे। यहाँ लिख देते हैं A इज इक्वस टू Fe अपॉन Me, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं A की जगह, तो अपने पास क्या नया फॉर्मूला बन जाएगा? Vd इज इक्वस टू Fe अपॉन Me इंटू τ। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो फोर्स की बात करते हैं, तो ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E, और उस पर लगने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे चार्ज की हम क्या काम में लेते हैं? नेचर भी काम में लेते हैं। तो माइनस क्या दिखाएगा? कि अपोजिट डायरेक्शन को दिखाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है, और माइनस लगा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये दोनों काम हो गया यहाँ पे अपना। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो देखो क्या आता है? Vd इज इक्वस टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन Me इंटू τ। अगर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसको मोड में बंद कर देंगे इस तरीके से। देखो Vd इज इक्वस टू माइनस ई का मोड इंटू स्मॉल ई अपॉन Me इंटू τ, ठीक है। आप ये लिखो, तो ये है अपना डायरेक्शन के साथ, या वेक्टर लगा लो, क्योंकि अब हम वेक्टर फॉर्म में आ गए। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर मोड लगा देंगे दोनों तरफ, तो मोड लगाने पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने एक कंडक्टर लिया था, तो आपने 10th में पढ़ा है
कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, यह हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, जिसे अपन दिखाते हैं V से। तो जब भी करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ ना कुछ रहा होगा, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे कोई ना कोई विभवांतर आएगा। हमने मान लिया कि इसकी लंबाई तो कितनी थी L, और इसके सिरों के बीच में विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, कैपिटल V। तो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक रिलेशन कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो विभवांतर होता है और हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें एक संबंध होता है। और वो संबंध क्या था, याद कीजिए आप, मैं तो लिख ही दूंगा खैर, विभवांतर बटा दूरी बराबर विद्युत क्षेत्र, ऐसा कुछ था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं जिनके अंदर हमने ये रिलेशन बताया हुआ है। तो देखो, ये थी लंबाई, ये लिया हमने लंबाई चालक की, मेटलिक कंडक्टर की लेंथ, और ये लिया है उसका विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस ई की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा VD इज इक्वस टू स्मॉल ई अपॉन कैपिटल स्मॉल एम ई इंटू V अपॉन L और इंटू टो, या इसको हम लिख सकते हैं EV अपॉन MEL इंटू टो। ठीक है, तो अब ये जितने भी फार्मूला हमारे पास आए, इनमें जो मेन फार्मूला है वो एक तो है ये वाला और एक है ये वाला, जो कि 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों में से एक। वैसे मेन इंपॉर्टेंट ये है। अब आगे देखते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा हैवी हो जाएगा ज़्यादा पढ़ेंगे तो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दबा दें बेल आइकन ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।